In this video, we are going to talk about dimensions of ethics, and with the dimensions, we will see some of the thinkers. Okay, so first of all, जो पहली dimension है, that is normative theory of ethics. Normative जब भी term आता है, it is something which is related to values. Okay, so first of all, ethics क्या है? See, ethics is concerned about what ought to be and what should be. राइट मतलब कि एथिक्स की जब भी हम बात करते हैं या हम कहते हैं ना कि ये बहुत एथिकल पर्सन है, दैट मीन्स वो बंदा ये बताता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी. तो एथिक्स अपने आप में प्रिस्क्रिप्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्शन देती है कि ये होना चाहिए, ठीक है. टू डिटरमाइन व्हाट ऑट टू बी वी हैव डिफरेंट थ्योरीज. तो जब हमें ये डिटरमाइन करना है ना कि क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं. लाइक हम किसी एक कुछ लोग किसी एक बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये होना चाहिए, कुछ लोग किसी दूसरे बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये होना चाहिए. तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी द आइडियल सिचुएशन, राइट, या क्या सॉल्यूशन होगा जो इथिकल भी हो, हमारे पास में अलग अलग थ्योरीज हैं जिन्हें हम डायमेंशंस ऑफ एथिक्स भी कह सकते हैं, नॉर्मेटिव थ्योरीज भी बोल सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कॉन्सिक्वेंशियल इथिक्स की. इसको टेलियोलॉजिकल इथिक्स भी बोलते हैं. तो नाम में ही है कॉन्सिक्वेंशनल इथिक्स, दैट मीन्स विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम एक्ट, ठीक है. इसको टेलियोलॉजिकल भी बोलते हैं. ये कहती है, इट सेज दैट right and wrong, good or bad, or unjust or just, it should be judged on the basis of end or outcome. फाइन, ये हमें केस स्टडी में भी हेल्प करेगा, ठीक है. तो कॉन्सिक्वेंशनल इथिक्स कहता है कि अगर किसी भी एक्शन का हमें ये डिटरमाइन करना है कि क्या वो राइट है या रॉन्ग है, या गुड है या बैड है, ठीक है, या क्या ये जस्ट हुआ या अनजस्ट हुआ, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका एंड क्या है या उसका आउटकम क्या रहा उस एक्शन का. अगर एंड जस्टिफाइड हो रहा है तो एवरीथिंग वहाँ पे जस्टिफाई होगी, ठीक है. मतलब ये जो इथिक्स होती है कॉन्सिक्वेंशनल इथिक्स, ये मीन्स पे फोकस नहीं करती है, ठीक है. अब ये जो इथिक्स थी ये पॉपुलराइज्ड की थी बेंथम ने, ठीक है. बेंथम के अकॉर्डिंगली बेंथम ने एक प्रिंसिपल दिया था विच इज़ वेरी फेमस प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है. यूटिलिटेरियनिज्म जो वर्ड बना है ये यूटिलिटी से बना है, ठीक है, जो कहता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है. उसके अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़, एक्शन, थिंग, कुछ भी ये जस्टिफाइड होगा अगर वो एक चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा हो, अगर वो एक प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट प्रिंसिपल इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. फाइन, तो ये इसका ना मूल मंत्र है, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म का. एंड दिस यूटिलिटेरियनिज्म इट्स लाइक ये कॉन्सिक्वेंशनल एथिक्स के अंदर ही आता है. दूसरी चीज़ ये जो बेंथम ने बोली, दैट इज़ कि हैप्पीनेस इज फंक्शन ऑफ यूटिलिटी विच इज़ इन रिटर्न फंक्शन ऑफ प्लेजर एंड पेन. उसका कहना ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप मतलब हम किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हैं कि क्या ये हमें प्लेजर दे रही है या पेन दे रही है, ठीक है, ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक सेंस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो क्या ये हमें प्लेजर दे रहा है, मतलब कि अगर मैं ये काम करूँगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बहुत ज़्यादा पैसे मेरे पास में आने लगेंगे, तो दैट इज़ अ प्लेजर. और कुछ और काम करेंगे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, उस सेंस में. तो क्या वो चीज़ हमें प्लेजर दे रही है, पेन दे रही है, इसके बेसिस पे हम उसकी ना यूटिलिटी डिसाइड करते हैं. उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे ही हमारी हैप्पीनेस जज की जाती है, ठीक है. तो ये दो चीज़ें बेंथम ने बोली. एनीथिंग विच इंक्रीजेज प्लेजर, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्लेजर को इंक्रीज़ करती है एंड पेन को रिड्यूस करती है, इसका मतलब उसमें यूटिलिटी है एंड वो हमें हैप्पीनेस दे सकती है, ठीक है. एज पर हिम यूटिलिटी शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ राइट और रॉन्ग. बिकॉज स्कूल जो है, मतलब हमने स्टार्टिंग में देखा कि बेंथम किस प्रिंसिपल की बात कर रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म की. तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ का अगर हमें राइट और रॉन्ग देखना है तो हम उसकी यूटिलिटी से जज करेंगे,
ठीक है, मतलब कि अगर मुझे किसी पुअर पर्सन की हेल्प करनी है, ठीक है, या मान लीजिए आई एम जजिंग एक्शन ऑफ सम पर्सन जो कि किसी नीडी या पूरे पर्सन की हेल्प कर रहा है, देन आई विल जज दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ हिज एक्शन, कि क्या उसके ये काम करने से उसको कोई फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पर्सन कोई पॉलिटिशियन है और वो किसी पुअर या नीडी पर्सन की हेल्प कर रहा है एंड मीडिया में उसकी फ़ोटोज़ आ जाती हैं, पॉपुलराइज हो जाता है, उसका वोट बैंक इंक्रीज हो जाता है, दैट ब्रिंग्स यूटिलिटी, राइट, यहाँ पे यूटिलिटी हो जाती है, तो हम कहेंगे हाँ, हिज एक्शन इज़ राइट अकॉर्डिंग टू बेंथम, दैट एक्शन इज़ राइट. But on the other hand, if suppose that person is having only, for example, 100 rupees, but he or she is giving like 20 to 30 rupees to that poor person so that he can just afford some food, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता है उसको, ठीक है, मतलब मटीरियलिस्टिक सेंस में तो कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता है. हो सकता है कि उसको क्वालिटेटिवली अपने अंदर खुद से एक खुशी फील होती हो किसी को हेल्प करके, बट हम उस चीज़ को बेंथम जज नहीं करेगा, वो सिर्फ बाहर से देखेगा कि क्या इसको कुछ मॉनेटरी गेन होगा क्या इससे, या जैसे उस पॉलिटिशियन को फ़ायदा हो रहा था, क्या इस तरीके का फ़ायदा उसको कुछ होने वाला है. अगर नहीं हो रहा है तो दैट एक्शन इज़ नो यूटिलिटी, इसको ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी. तो वो अगर किसी भी बेसिस पे वो कह सकता है कि ये जो काम किया है ये गलत है, right? I think this is the difference which is clear to you. So utility should be the criteria of right or wrong according to Bentham as per the school of utilitarianism, which is a part of this consequential ethics, क्योंकि ultimately तो हम एंड ही देख रहे हैं ना उस एक्शन का, ठीक है. तो बेंथम की जो स्कीम रही, हैप्पीनेस जो ये कहती है कि हैप्पीनेस जो है यूटिलिटी पे डिपेंड करती है या पेन एंड प्लेजर पे डिपेंड करता है, ये जस्टिफिकेशन है मटीरियलिस्टिक सेंस ऑफ हैप्पीनेस का. जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि उसको इनर फीलिंग क्या हो रही है. मे बी ही इज़ फीलिंग हैप्पी बिकॉज ही इज़ हेल्पिंग सम पर्सन, फाइन, ही हैज़ दैट एम्पैथी एंड कंपैशन, वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर्स, राइट. तो उसके अंदर एम्पैथी एंड कंपैशन है, इस वजह से वो हेल्प कर रहा है एंड ही इज़ फीलिंग गुड. बट ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी यहाँ पे. व्हाट मैटर्स इज जस्टिफिकेशन ऑफ मटीरियलिस्टिक सेंस ऑफ हैप्पीनेस. और इसी के बेसिस पे जो है कैपिटलिज्म को भी जस्टिफाई किया जाता है, चाहे उसमें कितनी ही लोगों को एक्सप्लॉयटेशन क्यों ना होता हो. तो अब कोई एक थ्योरी है तो इसका क्रिटिसिज्म भी होगा. तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हमेशा ही मजॉरिटी को जस्टिफाई करेगा ना. क्यों? सी, यहाँ पे आ जाओ. हम कह रहे हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा लोगों का मतलब ज़्यादा हैप्पीनेस मिलनी, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा हैप्पीनेस मिलनी चाहिए. तो एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रहते हैं, राइट, तो ये वाला प्रिंसिपल जस्टिफाई करेगा अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे कोई एक्सप्लॉयटेशन करती है और उसके बाद करने के बाद उसको खुशी होती है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल उसको जस्टिफाई करेगा, ठीक है. या कहीं पे माइनॉरिटी को निगलेक्ट किया जाता है. सी, माइनॉरिटी हमेशा रिलीजियस सेंस में नहीं सोचना है कि इंडिया में जो है माइनॉरिटीज़ में कौन आते हैं और मेजॉरिटी में कौन आते हैं, उस सेंस में नहीं सोचना है. सिर्फ मेजॉरिटी माइनॉरिटी बहुत सारे सेंस में हो सकती है, सोशल सेंस में हो सकती है, जेंडर सेंस में हो सकती है, ठीक है. हो सकता है कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेल्स ज़्यादा हैं लेकिन फीमेल्स कम हैं, तो मेल्स मेजॉरिटी में हैं. तो अगर कोई मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो मेल्स के लिए अच्छा है बिकॉज दे आर ए मेजॉरिटी, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल ये उस चीज़ को जस्टिफाई करेगा कि ठीक है, बट वहाँ फीमेल्स के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तो उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया है. दूसरी चीज़, इट्स स्पोकन ओनली अबाउट क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, एंड नेग्लेक्टेड वैल्यू बेस्ड हैप्पीनेस, ठीक है. जो वैल्यू बेस्ड हैप्पीनेस होती है उसको इसमें नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है. तो ये कॉन्सिक्वेशनल एथिक्स एंड उसके अंदर यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल होता है, ओके. इसी में जे.एस. मिल, बेंथम के बाद जे.एस. मिल हैं, जिसने बेसिकली ये वो थिंकर हैं जो कि राइट टू लिबर्टी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं. तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल प्रोवाइडेड दैट फ्रीडम ऑफ ऑल इज अपहेल्ड. दैट मीन्स बेसिकली जे.एस. मिल ने कुछ नहीं किया. जो ये कंसेप्ट था ना ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इसमें जैसे हमने बताया था कि क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस पे ध्यान दिया गया है, तो इसने एक डायमेंशन ऐड करी, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस,
कि क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें इसमें ध्यान में रखना है कि जेएस मिल ने इसमें क्या जो है ऐड किया है, ओके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्कूल है दैट इज़ डीओंटोलॉजिकल, ठीक है। डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, जिसको हम ड्यूटी बेस्ड भी बोलते हैं या कांतियन एथिक्स भी बोलते हैं, ये कहता है कि राइट और रॉन्ग किसी भी ह्यूमन एक्शन का जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मीन्स एंड नॉट एंड। मतलब कि आपको मीन्स भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप वो काम कर रहे हैं, या आप क्या अपनी जब भी कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। सिर्फ एंड के बेसिस पे डिसाइड नहीं किया जाता। तो इसमें इसको कांतियन एथिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिओंटोलॉजिकल अप्रोच है ये इमैनुअल कांत के वर्क से भी जो है ये इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि कांत के अकॉर्डिंगली मीन्स आर इम्पॉर्टेंट टू जज, ठीक है। मीन्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं टू जज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। ही एम्फसाइज्ड ऑन मॉरल ड्यूटीज टू बी फॉलोड, ये चीज़ का ध्यान रखना है। कांत के अकॉर्डिंगली मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ का राइट एंड रॉन्ग जज करने के लिए। एंड कांत ने एम्फसाइज किया था कि कुछ मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं जो हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। एंड कांत के अकॉर्डिंगली जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज़, अभी हम देखते हैं कि क्या है, इसमें यहाँ पे हमें पता चलेगा, बट उससे पहले कांत ने ये बोला कि कुछ ड्यूटीज़ ऐसी होती है ना विच आर इनडिस्पेंसिबल टू फॉलो, दैट यू हैव टू फॉलो दोज ड्यूटीज़, लाइक आप उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। एंड इस तरीके की ड्यूटीज़ विच आर इंडिस्पेंसिबल टू फॉलो उनको कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं भी ये टर्म दिख जाए categorical imperatives, तो समझ जाना we are talking about Kantian ethics, we are talking about certain duties which are to be followed, be in any situation, fine, these are certain essential duties. So उसके अकॉर्डिंगली क्या है, दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी कंसिडर्ड। एक्चुअली कांत की ये जो लाइंस है ना, जो विच लाइक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अभी, ये जब ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल इन लाइंस ने, इनफैक्ट कांत के वर्क ने जो है प्ले किया। क्या कहा कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी कंसिडर्ड एज एन एंड इन इटसेल्फ। आप हर एक इंडिविजुअल को ना एक एंड की तरह आप ट्रीट करेंगे, किसी इंडिविजुअल को आप मीन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वही चीज़ है ना, तभी यहीं से आप ह्यूमन राइट्स वाली बात करोगे ना, जब आप ह्यूमन को, जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको आप एक एंड की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है, एज एन अल्टीमेट गोल। हमें इस इंसान का भला करना है, इस इंसान के थ्रू जो है भला भले ही हो जाए, बट इस इंसान को मीन्स की तरह यूज़ नहीं करना है, ठीक है, मतलब नॉट एज एन इंस्ट्रूमेंट बट एज एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें कांतियन एथिक्स की याद रखनी है। वन, that means are very important to judge, and second, there are certain duties which are indispensable to follow, and we can call them as categorical imperatives, and there are certain moral duties which are to be followed. The most important thing is, apart from this means and categorical imperatives, that humans are to be treated as an end in itself, not as a means to the end. नो इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड एज मीन्स टू एन एंड। आप किसी भी इंडिविजुअल को मीन्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लेवरी की बात करते हैं, ठीक है। तो स्लेवरी से जो उसका मास्टर है, उस स्लेव का जो मास्टर है, उसको तो हैप्पीनेस मिलती है। कांत के अकॉर्डिंगली गलत हो जाएगा, बिकॉज हम एक ह्यूमन बीइंग को यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे की हैप्पीनेस के लिए। वो भी यहाँ पे हैप्पीनेस ऐसी नहीं है कि एक ह्यूमन बीइंग एम्पैथी दिखा रहा है बेचारा, या कंपैशन दिखा रहा है और दूसरे की हेल्प कर रहा है। यहाँ पे हम उसका यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट उसका यूज़ कर रहे हैं, उससे लेबर करवा रहे हैं, स्लेवरी करवा रहे हैं, बिकॉज मास्टर खुश हो जाएगा। कांतियन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ये गलत है, ये डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के अकॉर्डिंगली ये गलत है, बट वहीं बेंथम जो है इसको सपोर्ट करेगा, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग प्लेजर टू अदर पीपल, फाइन। सो बेंथम एथिक्स इसको बोलेगी कि जो भी एक्शन है दिस इज जस्ट एक्शन, ओके।
सो दिस वॉज डिओंटोलॉजिकल. अब मॉडर्न जो केस स्टडीज़, लाइक जो भी केस स्टडीज़ आएंगी उसमें कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना पड़े. कोई भी केस स्टडी आएगी कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये एक्शन ऐसा है, ऐसा है, नहीं. आपको किसी ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि भाई दिस पर्सन इज़ नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी, तो ये एक्शन जस्ट नहीं है, ये एक्शन जस्ट है, इस तरीके से. ठीक है. विल ट्राई टू सी सम ऑफ द केस स्टडीज़ इफ़ टाइम परमिट्स. सो कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है. ठीक है. फैक्ट्रीज़ में काम लेने के लिए लेबर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, चाइल्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन, मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं. अब क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं स्पेशली एनिमल्स पे जो होते हैं, ठीक है, तो कांतियन एथिक्स तो उसे गलत बताएगा ना, राइट. बट बेंथम एथिक्स उसे सही बताएगा, उससे एक्चुअली ह्यूमंस के लिए फ़ायदा हो रहा है. ठीक है. इसी तरीके से जब हम टेक्नो सेवी सोसाइटी होती है, ठीक है, तो मैन हैज़ बिकम मशीन, मीन्स एंड कंजम्पशन प्रोडक्ट्स इज़ द एंड. यहाँ पे जो मीन्स है ना और जो कंजम्पशन प्रोडक्ट्स हैं वो एंड हो गए, एंड बन गए हैं टेक्नो सेवी सोसाइटी में, और मैन खुद जो है वो एक मशीन बन गया है. एनीवेज ये तो लाइन सिर्फ ऐसी ही थी, बट ये हम इन कंटेम्प्रेरी अगर हमें एप्लीकेशन देखनी हो तो इन सब केसेस में हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा तीसरी जो होती है वो होती है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स. ठीक है. वर्च्यूज़. अब सी वर्च्यू एथिक्स क्या करती है, वर्च्यू एथिक्स जो है वो कोशिश करती है इनकलकेट करने की वर्च्यूज, सो दैट एक्शन जो अल्टीमेटली हो ना वो वर्चुअस हो. ठीक है. ह्यूमन एक्शन का जो जजमेंट होता है हम दो बेसिस पे करते हैं. मीन्स के बेसिस पे अगर हम जजमेंट कर रहे हैं तो वो डिओंटोलॉजिकल है, अगर हम एंड के बेसिस पे कर रहे हैं तो वो कॉन्सिक्वेशनल है या टीलियोलॉजिकल है. ठीक है. जो वर्च्यू इथिक्स होती है वो फोकस करती है ऑन इनकलकेटिंग वर्च्यूज, मतलब गुड एट्रीब्यूट्स जैसे लव, केयर, जस्टिस, टॉलरेंस, एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग द वाइसेस लाइक हेट्रेड, जेलसी, एंगर एट्सेट्रा. ठीक है. तो वर्च्यू बेस्ड इथिक्स का काम ये होता है, मतलब कि अगर मुझे किसी का एक्शन जज करना है तो आई विल से कि भाई वर्च्यू एथिक्स ये कहती है कि एक जो भी मतलब जो भी उस केस स्टडी में अगर दिया होगा कि उसको ये काम करना चाहिए था, ये इस तरीके की वर्च्यूज़ उसके अंदर होने चाहिए थे, लेकिन उसने उनके बेसिस पे काम नहीं किया. ठीक है. तो ये हम इस तरीके से कुछ देख सकते हैं. तो ये आता है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स में. ठीक है. तो बेसिकली मॉरल करेक्टर बिल्डिंग होती है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स. मोस्टली ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसको प्रोपोगेट किया है. ठीक है. जैसे कि सॉक्रेट्स बोलता था कि नॉलेज वर्च्यू है. प्लेटो, ठीक है, बेसिकली दो स्टूडेंट्स हु आर विद पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, उनको ये सब पढ़ने की इतनी नीड भी नहीं होगी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रेड दिस इन देयर आई थिंक पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट. बट ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज एथिक्स में जो भी क्वेश्चंस, अगर वो एक क्वेश्चन आया भी था जब रॉल्स थ्योरी पे आया था, बट रॉल्स थ्योरी एक्चुअली लेट मी टेल यू, रॉल्स थ्योरी हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी मेंशन्ड है टर्म्स लाइक वेल ऑफ इग्नोरेंस एंड ऑल, वी विल सी दैट. ठीक है. तो ये सब उसमें मेंशन्ड है, तो अगर किसी ने एनसीईआरटीज़ पढ़ी होंगी तो लाइक बहुत अच्छी पोजीशन में होगा वो आंसर करने के लिए. उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शनल से आया था. ठीक है. एनीवेज, तो सॉक्रेट्स ने बोला दैट नॉलेज इज़ वर्च्यू. प्लेटो ने एक्चुअली 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ दिए थे, लाइक विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस. ठीक है. तो ये सब प्लेटो ने दिए थे. एरिस्टोटल का, हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विच आई फील दैट एरिस्टोटल ने एक प्रिंसिपल दिया था गोल्डन मीन का, दैट गोल्डन मीन इज़ वर्च्यू. लाइक हमें ना कभी भी किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए. एरिस्टोटल का मानना ये था कि डोंट लुक फॉर द परफेक्शन. ठीक है. जस्ट लुक फॉर द बेस्ट. ठीक है. इन दैट फील्ड. ठीक है. तो बिकॉज परफेक्शन अपने आप में जो है ना एक इल्यूजन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. सो हमें ये गोल्डन मीन वाला, इवन अगर आप देखें इंडियन फिलोसफी में भी देखेंगे और गौतम बुद्धा के थॉट्स देखेंगे तो गौतम बुद्धा ने भी हमेशा ही एक मॉडरेट पाथ की बात करी है. ठीक है. ज़्यादा एक्सट्रीम जाने की बात उन्होंने नहीं की है अगर हम जैनिज़्म से कंपेयर करें उसको तो. एनीवेज, इसके बाद में आ जाते हैं हम राइट बेस्ड एथिक्स पे.
राइट बेस्ड एथिक्स में ये होता है कि हम किसी भी एक्शन को ना राइट्स के बेसिस पे जज करते हैं कि क्या ये एक्शन किसी ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा है या किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, या लीगल राइट को या नेचुरल राइट्स को। यू नो दे कैन बी सो मेनी राइट्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। तो हम उस केस में उस एक्शन को जो है राइट बेस्ड अप्रोच से देखेंगे। तो बेसिकली कोई भी केस स्टडी सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास में 4 अप्रोचेस हैं। वी कैन लुक विद द लेंस ऑफ टेलियोलॉजिकल अप्रोच, विद ड्यूटी बेस्ड अप्रोच, विद द वर्च्यू बेस्ड एथिक्स और विद द राइट बेस्ड एथिक्स। ठीक है, जस्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।